हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 5 अगस्त और 6 अगस्त 2020 से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। आइए फिर बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग जो जारी करता है उसमें आकांक्षात्मक जिलों में इस डेल्टा रैंकिंग जो कि फरवरी से जून महीने के लिए जारी की गई है, किसको शीर्ष स्थान मिला है? किस जिले को इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है? शीर्ष स्थान मिला है बीजापुर, छत्तीसगढ़ को। बीजापुर एक जिला है छत्तीसगढ़ का जिसको फरवरी से जून तक के लिए जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है उसमें इसको शीर्ष स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान मेघालय का जिला री भोई को है और तीसरा स्थान इस रैंकिंग में बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है इसे प्रदान किया गया है। डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि महत्वाकांक्षी जिलों में एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो जिससे जो जिले हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग प्रत्येक जिले की स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और साथ ही साथ जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों का आकलन करता है और फिर डेल्टा रैंकिंग को जारी करता है। पहली बार डेल्टा रैंकिंग 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी। और जो नीति आयोग होता है इसके प्रेसिडेंट तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO इसके अमिताभ कांत हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ये वित्त पोषित है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा। ये किस राज्य में शुरू किया गया? देखिए, ये सबसे पहले तो शुरू किया गया है मिजोरम राज्य में, लेकिन इसे कुल भारत के 5 राज्यों में शुरू होना है जिसमें से सबसे पहले ये शुरू किया गया मिजोरम में। इसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड इतने राज्यों में और शुरू किया जाना है। 5 राज्यों के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना है 5 राज्यों में, जिसमें सबसे पहले शुरुआत की गई इसकी मिजोरम में। क्या है ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? इसका उद्देश्य है कि ग्रीन लैंड मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, एक मतलब क्लाइमेट में एक स्थिरता आए, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लाभ से जोड़ना ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें जो है CO2 उत्सर्जन को कम करने पे भी जोर दिया गया है। साथ ही साथ वन को भी कृषि की मुख्य धारा में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस सपोर्ट मिला है, जो वित्त सपोर्ट मिला है, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा मिला गया है। और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम को फंडिंग कौन करता है? उसको वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है। तो कुल मिला के ये बात हुई कि वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी भारत के 5 राज्यों में चलाएगा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत मिजोरम से की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जोरम थांगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 5.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतीकात्मक चेक किस देश को प्रदान किया है? देखिए, प्रतीकात्मक चेक मतलब कि जो लोग क्रिकेट का जो मतलब कि लास्ट में जो सेरेमनी, विनिंग सेरेमनी होती है उसमें देखे होंगे कि क्रिकेटरों को एक बहुत बड़े बड़े चेक दिए जाते हैं, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है। तो ये प्रतीकात्मक चेक होता है। इसमें मतलब को इसको प्रतीक के तौर पे दिया जाता है। रियल चेक तो छोटे होते हैं, जैसे आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, उसको आप लोगों ने देखा है। तो बड़ा चेक ये प्रदान किया गया, मतलब प्रतीक के रूप में इस चेक को प्रदान किया गया। इस चेक को हमारे जो उच्चायुक्त हैं मालदीव में, भारत के उच्चायुक्त जो मालदीव में हैं सुजय सुधीर, उन्होंने मालदीव के विदेश मामले के मंत्री अब्दुल शाहिद को सौंपा। इन पैसों से मालदीव कुल 9 विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेगा। और मालदीव
से ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वारा भारत ने मालदीव में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको वापस ले आए थे अपने देश। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया गया था कि जो समुद्र के रास्ते जो व्यक्ति दूसरे देशों में फंस गए थे उनको भारत वापस लाने के लिए, और इसी तरीके से फ़्लाइट के थ्रू जो लाया गया था दूसरे देशों से फंसे नागरिकों को भारत में, उस अभियान का नाम था वंदे भारत अभियान। मालदीव में भारत टूरिस्ट प्लेस को भी विकसित करने में मालदीव की मदद करेगा। तो 5.6 अमेरिकी डॉलर का प्रतीकात्मक चेक मालदीव को प्रदान किया गया भारत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री श्री जाय काली मात्रा मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की मदद से किस देश में किया जाएगा? और ये मंदिर 300 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण श्री श्री जाय काली मात्रा मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा बांग्लादेश में। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए आपने देखा आप जानते होंगे कि कलकत्ता में जो काली जी का मंदिर है वो बहुत ही फेमस है, और बचपन में हम जय काली कलकत्ते वाली भी बोलते थे। तो कलकत्ता से सटा हुआ ही मतलब कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ ही कौन सा देश है? बांग्लादेश है। वहाँ पे काली जी का मंदिर को ही पुनर्निर्माण के लिए भारत जो है सहायता प्रदान करेगा बांग्लादेश को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी भारत ने हाल में ही 10 रेलवे इंजन दिए हैं बांग्लादेश को, ताकि बांग्लादेश का जो यातायात है वो पैसेंजर यातायात हो सकता है या फिर मालगाड़ी के लिए जो इंजन हैं उनके लिए। ये रेलवे के जो इंजन भारत ने दिए हैं उससे रेलवे की स्थिति में सुधार आएगा बांग्लादेश के। और बांग्लादेश को पहली बार मतलब भारतीय रेलवे ने पहली बार लाल मिर्च के साथ बांग्लादेश में ट्रेन भेजी है, यानी आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश ट्रेन द्वारा लाल मिर्च भेजा गया है भारतीय रेलवे द्वारा। ये भी पहली बार हुआ। और कलकत्ता से लेके बांग्लादेश के चटगांव और फिर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक शिप के जरिए सामानों को भेजा गया। इससे क्या हुआ कि जो बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट है, जो चटगांव बंदरगाह है बांग्लादेश का, ये कलकत्ता से भी जुड़ गया और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से भी जुड़ गया। तो शिप जिस रूट को फॉलो किया शिप ने, वो कलकत्ता का बंदरगाह, फिर बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह और फिर आगरतला का बंदरगाह, ये रूट शिप ने फॉलो किया था और ये सामान को लेके गया था, गुड्स को लेके ये गया था। तो श्री श्री जाय काली मात्रा मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने स्वास्थ्य भय के कारण वन्यजीव आयात पर बाजारों में प्रतिबंध लगा दिया? ये प्रतिबंध लगाया है वियतनाम ने। वियतनाम ने कोई भी जो है अंडा, लार्वा, डेड या फिर एलाइव एनिमल, इन सारे तरह के चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से एक महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में, जिससे बचने के लिए पूरा विश्व अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसी क्रम में वियतनाम ने सारे जानवरों पर, वन्यजीव के आयात पर, मतलब उनके देश में अब किसी भी देश से डेड या एलाइव जानवर नहीं आयात किए जा सकते, अंडे का आयात नहीं किया जा सकता, लार्वा का आयात नहीं किया जा सकता, किसी तरीके से मांस का आयात नहीं किया जा सकता। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल हनोई है और यहाँ की करेंसी रुपए है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कार्यशील पूंजी की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की? मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास की घोषणा की है केरला ने। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केरल सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। केरल वित्तीय निगम के माध्यम से केरल सरकार इस योजना को लागू करेगा और इस योजना का लक्ष्य है कि प्रत्येक वर्ष 2000 उद्यमियों को पहचान किया जाएगा। ऐसे उद्यमी जो अपने बिजनेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका स्टार्टअप अभी छोटा है और वो लेकिन प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का ऑफ़र किया जाएगा। केरला के जो मुख्यमंत्री है वो पिनरई विजयन है और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे कार्यकाल के लिए AIIB के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया? AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक,
इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है जिन लिकुन को। जिन लिकुन इसके अध्यक्ष थे, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अभी ये इनका जो AIIB है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग चाइना में है। और अभी 5वां अधिवेशन हुआ, 5वां इनके बोर्ड मेंबर की बैठक हुई। उसी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जिन लिकुन फिर से इसके अध्यक्ष बने रहेंगे और उनको दूसरा कार्यकाल प्रदान किया गया। और AIIB की जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग चाइना में है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने डॉलर की स्वीकृति दी है? भारत को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 मिलियन की स्वीकृति दी है। और ये जो 3 मिलियन भारत को दे रहा है ADB, ये एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से दिया जा रहा है और इसकी स्वीकृति जून में प्रदान की गई थी। और इससे पहले भी $1.5 बिलियन का लोन ADB ने जो है भारत को दिया था कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए। 1.5 बिलियन का लोन इससे पहले दे दिया था ADB ने। अभी $3 मिलियन का लोन दिया है। ADB का जो मुख्यालय है ये मनीला फिलीपींस में है। और AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने भारत को $750 मिलियन दिए कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई के लिए। वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, इसने 1 बिलियन का लोन पहले मई में दिया था, फिर 1 बिलियन का लोन अप्रैल में दिया था और 750 मिलियन का लोन जून में दिया है। ये कोविड-19 के लिए नहीं दिया है, इसने दिया है इसको कि ये सपोर्ट करे। ये 750 मिलियन डॉलर जो स्मॉल बिजनेस है इंडिया में, उनके सपोर्ट के लिए दिया गया है। क्योंकि क्या है कि अभी स्मॉल बिजनेस कोविड-19 की वजह से डूबने के कगार पे थे, तो उनके सपोर्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को $750 मिलियन का लोन दिया है। यानी 2 मिलियन लोन 1 मिलियन करके 2 बार में वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए, और 750 मिलियन का लोन दिया गया स्मॉल बिजनेस के सपोर्ट के लिए। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC में है। डेविड मल्पस इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। और AIIB का अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं बैठक बीजिंग में हुई थी, जिसमें जिन लुकुन के कार्यकाल को दूसरा कार्यकाल प्रदान किया गया है। ये अभी पिछला क्वेश्चन कराया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, $3 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड तकनीक में परीक्षण, अनुसंधान, उद्यमिता विकास के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने IIT कानपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक ऊर्जा निर्माण करने वाली कंपनी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसने IIT कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके साथ स्मार्ट पावर ग्रिड तकनीक के लिए परीक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? ICRA का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी जो ओनर है ये मूडीज़ कॉरपोरेशन है। ICRA इसके ऑफिस स्थित है गुड़गांव हरियाणा में, लेकिन ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो पेरेंट है, जो अभिभावक कंपनी है, वो मूडीज़ कॉरपोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है एन सी रमन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी। ये किसकी जगह लेंगे? ये नरेश टक्कर की जगह लेंगे। इससे पहले NC रमन के पहले ICRA के जो MD और CEO थे ये
नरेश टक्कर थे, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, इस वजह से अब उनके स्थान पे एन शिवरमन को ICRA का MD और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया अशोक शाहनी को। और अशोक शाहनी ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान, पैलेंटियोलॉजी, बायोस्टैटिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इसीलिए इन्हें पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त पुरस्कार होता है, अशोक शाहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 5वीं बैठक बीजिंग चाइना में हुई थी, जिसमें जिन लिकुन को एक कार्यकाल को दोबारा बढ़ाया गया था, यानी उनको दूसरा कार्यकाल प्रदान किया गया था। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6वीं बैठक कहाँ पे होगी? 5वीं बैठक जिसमें जिन लिकुन के कार्यकाल को दूसरा कार्यकाल प्रदान किया गया। जिन लिकुन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। और अभी 6वीं बैठक जो होगी वो UAE में होगी, यूनाइटेड अरब अमीरात में होगी। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और दिरहम यहाँ की करेंसी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 5वीं बैठक हुई बीजिंग चाइना में, और बीजिंग चाइना में ही AIIB का हेडक्वार्टर भी है। 5वीं बैठक यहीं पे हुई, और यहीं पे जो बैठक हुई ये बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक थी। इसी में जिन लिकुन के कार्यकाल को बढ़ा के उनको दूसरा कार्यकाल प्रदान किया गया अध्यक्ष के रूप में AIIB के। अब 6वीं बैठक जो होगी अगले साल, ये नवंबर 2021 में होनी है, ये UAE में होगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिसेस इंडिया CSIR की एक संस्थान के साथ एक सूक्ष्म जीव परिशोधन संदूक को विकसित किया है। वो CSIR का वो कौन सा संस्थान है जिसने एमिसेस इंडिया के साथ सूक्ष्मजीव परिशोधन संदूक विकसित किया है? सूक्ष्मजीव परिशोधन जो संदूक है इसको विकसित किया है CSIR की संस्थान केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने, यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये कहाँ पे स्थित है? ये चंडीगढ़ हरियाणा में स्थित है। देखिए एमिसेस इंडिया ये अंबाला हरियाणा में है, और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। इसके कुल देश भर में 38 लैब हैं, 39 आउटरीच सेंटर हैं और 3 इनोवेशन सेंटर हैं CSIR के। CSIR का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में CSIR के जो प्रेसिडेंट हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और CSIR के डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे हैं। CSIR के अधीन पूरे देश में 38 लैब फैली हुई हैं। इन्हीं 38 लैबों में से एक लैब है CSIO सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चंडीगढ़ हरियाणा में स्थित है। तो CSIR के अधीन CSIO है जो कि चंडीगढ़ हरियाणा में है, और एमिसेस इंडिया जो कि अंबाला हरियाणा में है। इन दोनों ने मिलकर एक बॉक्स बनाया है जो कि UV रेस के थ्रू सामान को जो है सूक्ष्म जीव जैसे वायरस और बैक्टीरिया से मुक्त करता है। क्या है कि अभी आप बाहर से आए तो अपना बेल्ट, वॉलेट, टाई और कीज़, हैंकी, इन सब चीज़ों को UV रेस की मदद से पूरी तरीके से कोविड-19 फ्री बना सकते हो। इसमें 15 मिनट, इस जो बॉक्स है इसमें 15 मिनट रख के UV रेस को क्या करना होता है, ऑन कर देना होता है, और 15 मिनट के अंदर ही आपके जो वॉलेट है, आपका रिंग है, या फिर आपका की है, या फिर आपका पेन है, इन सारे चीज़ों को ये पूरी तरीके से कोरोना वायरस फ्री बना देता है 15 मिनट के भीतर ही। और इसे विकसित किया है CSIR का ही लैब है, CSIO ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य के पहले मेन होल सफाई रोबोट का क्या नाम है? देखिए मेन होल सफाई
रोबोट यानी किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए की गई है, सबसे पहले गुरुग्राम में, फिर कोयम्बटूर में। ये तीसरा ऐसा स्थान है पूर्वोत्तर का जहाँ पे मेन होल की सफाई जो है रोबोट के थ्रू की जा रही है, यानी किसी टेक्नोलॉजी से। क्या है कि इंसान को साफ़ करना होता है नाले को। ये भारत के लिए एक मतलब भारत जैसे देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि अभी भी इंसान को बड़े बड़े नालों में घुस के उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती है। उसी के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है बनाई जा रही हैं ताकि इंसानों के ज़रिए नहीं, अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो नाले हैं, जो मेन होल है, जो सीवर लाइन है, उसकी सफाई की जा सके। उसी के तहत पूर्वोत्तर राज्य में जो गुवाहाटी असम है, वहाँ के सीवर के मेन होल की सफाई करी बैंडिकूट नाम के रोबोट ने। बैंडिकूट रोबोट को ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, यानी कि इंडिया में ही बनाया गया है, और इंडिया का एक स्टार्टअप है जेनब्रोटिक्स। जेनब्रोटिक्स ने बैंडिकूट रोबोट को बनाया है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य में के असम के गुवाहाटी शहर में सीवर के मेन होल की सफाई की है बैंडिकूट रोबोट ने। जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ कुल 8 स्टेट हैं। नॉर्थ ईस्ट में भारत के कुल 8 स्टेट हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और एक त्रिपुरा। ये 8 स्टेट हैं। इन्हीं 8 स्टेट से जो असम है, असम का एक शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में बैंडिकूट ने सीवर के मेन होल की सफाई की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संस्थान जिसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन परीक्षण स्कूल के लिए मंजूरी दे दी है। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब देश का पहला ड्रोन परीक्षण स्कूल होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैसे ड्रोन को चलाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करना है, इसके लिए पढ़ाई कराई जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता किसने शुरू की? डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की डीआरडीओ ने। डीआरडीओ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो चेयरमैन हैं ये जी सतीश रेड्डी हैं। देश में रक्षा क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्टार्टअप को इनवाइट किया जाएगा और फिर उसमें से जो उत्कृष्ट स्टार्टअप होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और डीआरडीओ उनकी मदद करेगा अब उनके स्टार्टअप को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न्ड शुगर या फिर गर्ल इन वाइट कॉटन नाम की पुस्तक किसने लिखी? बर्न्ड शुगर, या फिर इसी बुक का दूसरा नाम है गर्ल इन वाइट कॉटन। ये पहली पुस्तक है अवनी दोषी की। ऑप्शन डी, अवनी दोषी ने इस पुस्तक को लिखी। क्यों ये पहली पुस्तक लिखते ही चर्चा में आ गई? क्योंकि ये इनकी पहली नॉवेल है। इस नॉवेल को भारत के साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में भी प्रकाशित किया गया। 2020 बुकर्स प्राइज जो उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी जाती हैं उनको प्रदान की जाती है। 2020 के बुकर प्राइज़ के लिए चुनी गई 13 लेखकों में जो है अवनी दोषी का भी नाम है। इसीलिए इनकी पहली नॉवेल बर्न्ड शुगर यानी जला हुआ शुगर या फिर गर्ल इन वाइट कॉटन ये तुरंत लिखते ही ये चर्चा में आ गई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमकुम या जुबुन्निसा जो जुलाई में जिनका निधन हो गया वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? ये अभिनेता थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 86 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ और इन्होंने मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, उजाला, राजा और रंक जैसी फिल्मों में काम किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, लेकिन उन क्वेश्चन को कराते समय मैंने इसको रिपीट भी किया था कि ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन लिख के आपको नहीं दिया गया था, इस वजह से इसे यहाँ पे शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ, और फिर से मैं उन सारे पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ जो इस वर्ष इंटरनेशनल टाइगर डे के उपलक्ष्य में इंडिया में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस अवसर पर हमारे पर्यावरण और वन
जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ रिपोर्ट 2018 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। ये संख्या पूरे विश्व में बाघों की संख्या का 70% है। यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में जितनी टाइगर की पॉपुलेशन है उसका 70% इंडिया में रहते हैं। यानी 30% टाइगर की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है और 70% कहाँ पे है, हमारे इंडिया में है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें पॉपुलेशन टाइगर की कहाँ पे है तो ये एमपी में है। मध्य प्रदेश में कुल 526 टाइगर हैं। कर्नाटका में वहाँ से 2 कम यानी 524 टाइगर हैं। और उत्तराखंड में कुल 442 टाइगर हैं। उत्तराखंड बाघों की पॉपुलेशन के मामले में तीसरे स्थान पे है। तो 29 जुलाई को, और ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में कवर कराई जा चुकी हैं इसके पहले, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कवर कराया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इसको यहाँ पे कवर कर लिया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आइज़ नामक खुफिया एजेंसी जो है इसका कौन सा देश इसमें से हिस्सा नहीं है। देखिए जो 5 आइज़ है इसके 5 देश इसके परमानेंट मेंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और न्यूजीलैंड। ये पांचों ही हाईली डेवलप्ड कंट्री है। ये ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। ये पांचों का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है बहुत ही पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क है और ये पांचों एक दूसरे की हेल्प करते हैं खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने में। किसी भी देश के विपरीत या किसी भी देश के समर्थन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका हिस्सा कौन सा नहीं होगा, इसका हिस्सा भारत नहीं है। हालांकि 2018 में जो है इसमें मतलब परमानेंट मेंबर के तौर पे नहीं, लेकिन भारत, जापान और साउथ कोरिया को भी इनके सब्सिडरी मेंबर के रूप में शामिल करने की बात उठी थी। इंडिया, जापान और साउथ कोरिया को, इनके साथ ये 5 आइज़ कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही शेयर करेंगे। यानी कि ये पूरी तरीके से 5 आइज़ में शामिल करने की बात नहीं हुई थी इंडिया को। इसमें सिर्फ लिमिटेड काम के लिए इंडिया को 5 आइज़ में शामिल करने की बात कही गई थी। 5 आइज़ में इंडिया शामिल नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री का संवाद किस शहर में आयोजित हुआ। भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों का जो बैठक हुई ये नई दिल्ली में हुई। इसमें दोनों देश के रक्षा मंत्रियों ने आपस में जो दोनों देश के सैन्य संबंध हैं, सैन्य संबंधों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने पे, उनको विस्तारित करने पर सहमति जताई। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रभावे संबियांटो हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर अर्थ के साथ किस विश्व संस्थान ने द टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन अंडरमाइंस द जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल शीर्षक से जारी की। देखिए लेड जो है ये एक टॉक्सिक मेटल है और जो यूनिसेफ है उसने एक रिपोर्ट जारी की, क्योंकि लेड बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व में बच्चों के ब्लड में पहुंच रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 800 मिलियन बच्चों के ब्लड में जो लेड है ये अलार्मिंग लेवल से भी ऊपर है। यानी कि पूरे विश्व में 3 में से 1 बच्चा के अंदर लेड का जो लेवल है वो अलार्मिंग लेवल से ऊपर है, यानी कि वो खतरे के निशान से ऊपर है। लेड ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी कि ये बच्चों के ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। यूनिसेफ ने विभिन्न देशों के सरकारों से लेड के खिलाफ सुरक्षा मानकों को भी लागू करने को कहा है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रभावित लेड से किस देश के बच्चे हैं, तो ये देश है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं लेड से। लेड आखिर कैसे बच्चों के शरीर में पहुँचता है? देखिए आपने पेट्रोल पंप पे अगर देखा होगा तो अभी इंडिया के पेट्रोल पंपों पे शीशा रहित पेट्रोल लिखा होता है, यानी कि अब जो इंडिया में पेट्रोल बन रहे हैं उनमें लेड नहीं होता है। ये धुएं के रास्ते, पहले क्या था कि लेड युक्त पेट्रोल आता था, अब गवर्नमेंट ने पेट्रोल से लेड को निकाल दिया है, तो शीशा रहित लेड फ्री पेट्रोल इंडिया में मिलना शुरू हो गया है। तो जब उससे धुआं निकलता है तो उसमें लेड क्या होता है, यानी कि जब
बच्चा ऑक्सीजन इनहेल करता है तो फिर उसके ब्लड में ये पहुंचता है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर को जब बच्चे पीते हैं तो उसमें भी लेड की मात्रा मिलती है। इन्हीं सब के लिए एक सुरक्षा मानक लागू करने के लिए भी यूनिसेफ ने विभिन्न देशों की सरकार को कहा है। और तो ऑप्शन इसका कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ के बच्चे प्रभावित हैं लेड से, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हैं साउथ अफ्रीका के। यूनिसेफ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि द टॉक्सिक ट्रूथ, चिल्ड्रन एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस द जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की यूनिसेफ ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 में से 1 बच्चा लेड के अलार्मिंग लेवल से ऊपर उसके ब्लड में लेड का लेवल पाया जा रहा है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे विश्व में 800 मिलियन बच्चों के ब्लड में लेड अलार्मिंग लेवल से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण जुगन्नाथ किस देश के साथ किस देश के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखिए, जो लगातार वीडियोस देखते हैं, पूरे वीडियोस देखते हैं और सुनते हैं, वो ये क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है प्रवीण जगन्नाथ ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। तो जब ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं तो ये जो उद्घाटन हुआ है ये भी मॉरिशस में हुआ होगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में यह सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने वहाँ के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के साथ। और मॉरिशस की जो राजधानी है ये कुल लगभग 13 लाख है और मॉरिशस में 52% हिंदू पॉपुलेशन है। और मॉरिशस में ही पूरे विश्व का रामायण अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। रामायण अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र मॉरिशस में है। और भारत में क्या है, भारत में जो अयोध्या में राम संग्रहालय बनाने की योजना भारत सरकार की है, उस राम संग्रहालय को जो है रामायण अध्ययन केंद्र के तर्ज पे ही भारत सरकार बनाना चाहता है। रामायण अध्ययन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र मॉरिशस में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर पावर्ड फेरी, भारत का पहला सोलर पावर फेरी का क्या नाम है जिसे ग्यूसिस इलेक्ट्रिक बोर्ड पुरस्कार जीता। देखिए, क्या है ये सोलर पावर्ड फेरी। देखिए, मतलब कि जो शिप होती है, जो नाव होती है, जो समुद्र में चलती है, ये ज़्यादातर या तो पेट्रोल डीजल से चलती है या फिर खुद इलेक्ट्रिक का इसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि विद्युत से चलती है। लेकिन भारत का एक बोट है, एक शेल है, एक शिप है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य पूरी तरीके से सोलर पावर से चलती है, यानी कि वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके उस शिप को चलाया जाता है। आदित्य शिप को चलाया जाता है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके। इसी के लिए जो ग्यूसिस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड है वो पहली बार भारत के किसी जो है सोलर पावर से फेरी का जो है, मतलब कि जो आदित्य नाम की जो शिप है इसमें पूरी तरीके से ये सोलर पावर्ड है, इसीलिए इसको ग्यूसिस इलेक्ट्रिक बोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। और ग्यूसिस इलेक्ट्रिक बोर्ड का अवार्ड जो है ये फ्रेंच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गुस्तबे ट्रोब्यून हैं, उनके याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो जो पहला सोलर पावर्ड शिप है जिसको ये अवार्ड मिला भारत में, उसका नाम है आदित्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रय नाम से चिकित्सा बिस्तर आइसोलेशन प्रणाली किसने विकसित की है। इसको विकसित किया है जो है DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसने आश्रय नाम से एक बिस्तर बनाया है। इस बिस्तर के चारों तरफ क्या है, कपड़े की बाउंड्री बनाई हुई है। इससे हवा तो पास होगी लेकिन उससे कोई भी सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरस बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये जो आश्रय नाम का बेड है ये इस्तेमाल किया जाएगा कोविड-19 पेशेंट के लिए। कोविड-19 के पेशेंट जब इसमें सुला दिए जाएंगे तो उनके ऊपर हवा तो पास होगी लेकिन अंदर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरस बाहर नहीं आएंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो आश्रय नाम का बेड है ये कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद करेगा। आश्रय नाम के बेड को बनाया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रेट पैगंबर 14 किस देश द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास है? ग्रेट पैगंबर 14 यह अभ्यास किया गया ईरान के द्वारा। ग्रेट पैगंबर 14 ईरान के द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53वें व्हील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया? दूसरा स्थान हासिल किया भारत के पी हरिकृष्णा ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पी हरिकृष्णा ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया। जब भी चेस की बात होगी तो एक नाम जो आपको और याद रखना है इस वर्ष के लिए वो है रौनक साधवानी। ये भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर हैं। रिसेंट में जो भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं ये 65वें ग्रैंड मास्टर हैं रौनक साधवानी, और विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। अभी ये 65th हैं रौनक साधवानी, यानी कि रौनक साधवानी का नाम याद रखना है चेस में, शतरंज में। और पी हरिकृष्णा का, पी हरिकृष्णा ये 53वें व्हील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर में ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में इनको दूसरा स्थान मिला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और रौनक साधवानी भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट हासिल करने वाले 7वें गेंदबाज विश्व के कौन बने? देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड ये सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के बॉलर बन गए हैं, और ये इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं। अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो टूर्नामेंट चल रहा था उसमें इन्होंने अपना 500वां विकेट लिया। 7 गेंदबाजों में से कुल 4 गेंदबाज फास्ट बॉलर हैं और 3 गेंदबाज क्या हैं? स्पिनर हैं। तो देखिए सबसे पहले जिन्होंने 500 विकेट हासिल किया था वो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन थे, फिर ग्लेन मैकग्राथ, कटनी वॉल्स और स्टुअर्ट ब्रॉड। ये 4 क्या हो गए? ये 4 फास्ट बॉलर हो गए जिन्होंने 500 विकेट या उससे ज़्यादा लिए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड से हैं, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से हैं, ग्लेन मैकग्राथ ये कहाँ से हैं? ग्लेन मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, कटनी वॉल्स वेस्ट इंडीज़ के हैं। स्पिनर में शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने 708 विकेट लिए, और अनिल कुंबले भारत से जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। और सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बॉलर हैं मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेला करते थे। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कुल 800 विकेट लिए हैं। तो कुल ये 7 गेंदबाज हो गए। 7वें कौन है? स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड ने सबसे तेज 500 विकेट लिया। ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने यह विकेट लिया। वेस्ट इंडीज़ के क्रेग ब्रेथवेट का विकेट लेके इन्होंने अपना 500वां विकेट लिया, और सबसे तेज विकेट 500 लिया स्टुअर्ट ब्रॉड ने। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन से हैं? मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया? बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं। ये आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जो कि जुलाई में जारी की गई, इसमें जो है पहले नंबर पे इनको रखा गया। ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। और भारत के रविंद्र जडेजा को तीसरा स्थान मिला है टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर की रैंकिंग में, जबकि जॉनसन होल्डर जो कि वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं इनको टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर की श्रेणी में दूसरे स्थान पे रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये जुलाई में जारी हुआ था, उस समय कवर नहीं किया जा सका था, तो इसको अभी कवर कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट में हाल में ही सेवानिवृत्त हो गया। यानी अब विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला जाता था यह अब नहीं खेला जाएगा। विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट के स्थान पे अब कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? अब खेला जाएगा इस टूर्नामेंट के स्थान पर रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी। और जो लास्ट विजडम ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ इसको इंग्लैंड ने 2-1 से जीत लिया। और इसी टूर्नामेंट में स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं उन्होंने अपना 140वां टेस्ट खेला, और वेस्ट इंडीज़ के क्रेग ब्रेथवेट को आउट करके अपना 500वां विकेट लिया। और ऐसा कारण मतलब कि टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले वो
7वें गेंदबाज बने। इस क्वेश्चन को भी पीछे कवर कराया जा चुका है। और अब आगे से विजडन ट्रॉफी टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा, इसके स्थान पे नया टूर्नामेंट शुरू किया जाएगा, रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट विजडम ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता इंग्लैंड ने 2-1 से, यानी 2 मैच इंग्लैंड ने जीता विजडम टेस्ट क्रिकेट का और 1 मैच जीता वेस्ट इंडीज़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत भाटिया जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, ये किस खेल से जुड़े हैं? रजत भाटिया ये दिल्ली के लिए क्रिकेट का खेल खेलते थे। इन्होंने जो है क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, रिटायर हो गए हैं अब खेल से। इन्होंने जो है दिल्ली के लिए क्रिकेट खेलने के साथ ही साथ कोलकाता नाइट राइडर के लिए आईपीएल में खेला, दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए आईपीएल खेला है, आईपीएल का मैच खेला है, राजस्थान रॉयल्स के लिए इन्होंने आईपीएल का मैच खेला है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए भी इन्होंने आईपीएल में मैच खेले हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रजत भाटिया किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हुए हैं क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन वहाँ पे छूट गया था, इसे यहाँ कवर कराया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को विश्व तस्करी दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी के लिए लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मानव तस्करी में महिला की तस्करी, पुरुषों की तस्करी और बच्चों की जबरन तस्करी होती है। इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और पुरुषों से श्रम कराना है या फिर उनका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए करना है। और इसी तस्करी के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को जो क्या मनाया जाता है, तस्करी दिवस के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसका थीम था ये था कमिटेड टू कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था कि मानव तस्करी दिवस प्रत्येक वर्ष, व्यक्तिगत रूप से तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी ये थी कमिटेड टू कॉज वर्किंग ऑन फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।